व्यापारियों को कभी भी पॉजिटिव निगाह से नहीं देखा गया। हमारी पहली डिमांड तो ये है कि देश में रिटेल ट्रेड के लिए एक अलग से मंत्रालय बने। तो पॉलिसीज के अभाव में जो हमारे देश का व्यापारी है उसके पास समस्याओं का अंबार है। हम भी चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट भी चले और डिजिटल इंडिया पूरी तेजी से गांव गांव तक जाए। उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट जितना अपने व्यापार में इस्तेमाल करता है उसके इस्तेमाल पर उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। एक छोटा दुकानदार अक्सर ये शिकायत करता है कि इसको अपनी दुकान बढ़ाने के लिए या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन आसानी से नहीं मिलता। तो क्या इस बार वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण बजट में क्या कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी कि छोटे व्यापारी, एक छोटे दुकानदार को भी आसानी से लोन मिल सके और उसको जीएसटी से जुड़ी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है प्रवीण खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ट्रेडर्स की बजट से क्या डिमांड्स हैं या क्या सुझाव वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को देना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के पिछले 75 वर्षों में व्यापारियों को कभी भी पॉजिटिव निगाह से नहीं देखा गया। हमारी पहली डिमांड तो ये है कि देश में रिटेल ट्रेड के लिए एक अलग से मंत्रालय बने और वाणिज्य मंत्रालय जिस नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है वो ट्रेड पॉलिसी और उसके साथ साथ ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स के लिए रेगुलेटर वो तुरंत लागू हो। तब जाकर के कहीं देश का रिटेल व्यापार जो वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की एक धुरी है वो स्टेबल हो पाएगा और हम और अधिक व्यापार बहुत तेजी के साथ कर पाएंगे। सर, अभी तक देखा जाए जो छोटे व्यापारी है, ट्रेडर्स है, ये अभी तक असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनको संगठित करने के लिए क्या सरकार को कुछ घोषणाएँ करनी चाहिए? और जो इनकी समस्या है, सबसे पहले तो मैं इनकी समस्याओं पे के पर ही बात करूँगी कि ट्रेडर्स क्या-क्या समस्याएँ फेस करते हैं और उनको पूरा खत्म करने के लिए वित्त मंत्री जी को क्या घोषणाएँ करनी चाहिए या क्या उनको बेहतर करना चाहिए कि ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कारोबार करना आसान हो जाए? शीतल जी, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूंगा। आपने कहा असंगठित है। असंगठित नहीं है, हम स्वयं संगठित है। अच्छा। जितनी बड़ी चेन, सप्लाई चेन पूरे देश में, भारत में है वो पूरे विश्व में किसी के पास में भी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आजादी से लेकर के अब तक कभी भी क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये पूरे देश में जितना भी रिटेल ट्रेड बढ़ा है ये हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से बढ़ाया है। किसी भी सरकार ने हमारे लिए कोई सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तब जाकर के कहीं वाणिज्य मंत्रालय में एक इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट बना है और कुछ पॉलिसीज के ऊपर काम हो रहा है। तो पॉलिसीज के अभाव में जो हमारे देश का व्यापारी है उसके पास समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे लिए हमेशा फाइनेंशियल लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देश में लगभग 5% व्यापारी ऐसे हैं जिनको बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलता है। 95% व्यापारी ऐसे जो प्राइवेट मनी लेंडर पर, रिश्तेदारों पर और अन्य इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड है। सबसे पहले तो सरकार को ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बने जिससे देश के व्यापारियों को आसानी से बिना किसी ज्यादा हीर हुज्जत के उनको ऋण उपलब्ध हो। यदि व्यापारियों को ऋण पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है आसानी के साथ। आज बैंक हमको ऋण नहीं देते। बैंक कहते हैं कि हमारे जो बेसल 2 और बेसल 3 के नियम है उनको फॉलो करो। हमारा व्यापारी उसको फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटा आदमी है। तो लिहाजा उनको उसको पैसा नहीं मिलता है और पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं वो जो जो व्यापार वो और कर सकता है वो व्यापार नहीं कर पाता, जिसका सीधा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है, देश के व्यापार को होता है। तो यदि पहली बात तो ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करे, हमारी बजट में ये मांग रहेगी कि कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म व्यापारियों के लिए लाया जाए। दूसरा हमारा सुझाव ये है कि आमतौर पर व्यापारी व्यापारी के बीच में या व्यापारी जिनको सामान देते हैं
उनसे समय पर पैसा नहीं मिल पाता, जिसके कारण से व्यापार का चक्र रुकता है। तो हमने ये सुझाव भी दिया है वित्त मंत्री जी को कि या तो कोई रिकवरी ट्राइब्यूनल गठित करें, जो केवल और केवल व्यापारी व्यापारी के बीच में यदि लेन देन का कोई विषय है तो उसको निपटाए। अगर वो समस्या, आज होता क्या है कि आज यदि हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट एक लंबा प्रोसीजर है, 15-20 साल उसमें लग जाते हैं। तो अगर एक रिकवरी ट्रिब्यूनल बनता है या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है तो उससे हमारे व्यापारियों को समय से पैसा मिल जाएगा, तो वो पैसा वापस हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर में आएगा। तीसरा हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस प्रकार से स्पेशल ट्रेड जोन सरकार को बनाने चाहिए, और वो ट्रेड जोन में जो भी व्यापारी व्यापार करे उनको जो भी सरकार की तरफ से जो भी हमें ऑब्लिगेशंस है या जो कार्रवाई हमें करनी पड़ती है वो सारी सिंगल विंडो कार्रवाई हो। हमारा ये भी सुझाव दिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि वन नेशन वन टैक्स, उसी तर्ज पर वन नेशन वन लाइसेंस भी होना चाहिए। आज हमें व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें बहुत तकलीफ होती है। तो सभी प्रकार के लाइसेंस को हटा करके आधार कार्ड की तर्ज पर यदि एक लाइसेंस का प्रावधान किया जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं, तो एक बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया है और उसमें डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम भी चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट भी चले और डिजिटल इंडिया पूरी तेजी से गांव-गांव तक जाए। उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट जितना अपने व्यापार में इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमाल पर उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। हो सकता है कि उनको उसको जीएसटी में रियायत मिल जाए, या इनकम टैक्स के अंदर उसको रियायत मिल जाए, या जो अन्य प्रकार के कर देता है उसमें रियायत मिल जाए। तो यदि ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि काफी बड़ी संख्या में जो हमारा व्यापार आजकल हम अंडर यूटिलाइज्ड है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, उसकी जो क्षमता है उसका पूरे तरीके से दोहन हो सके। सर, वैसे वित्त मंत्री जी बजट के अंदर जीएसटी को लेकर कोई घोषणाएं नहीं करती हैं, लेकिन वो जीएसटी का जो कमेटी है उसका नेतृत्व करती हैं। तो अब बजट का समय है और सबसे खास बात यह है कि ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, क्योंकि उसके बाद 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे में जीएसटी को लेकर क्या ट्रेडर्स की कुछ खास डिमांड है या कुछ मांग है जो वित्त मंत्री जी के आगे रखना चाहें? देखिए, प्रश्न ये है कि जीएसटी नया टैक्स था, 5 साल हो गए, सरकार के लिए भी नया टैक्स था और हमारे लिए भी नया टैक्स था। तो अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव सरकार को भी हुए हैं और हमको भी हुए हैं। हमने ये आग्रह किया है कि एक बार सभी अनुभवों के आधार पर जीएसटी की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, टोटल रिव्यू जीएसटी का हो, और बहुत से आइटम ऐसे हैं जिनकी टैक्स दरें अलग अलग, एक ही आइटम पर अलग अलग टैक्स दर है। तो जो वन नेशन वन टैक्स की बात कही जा रही है वो भी फलीभूत नहीं हो रही है। जीएसटी में कमियां हैं वो इस बात से साफ पता लगता है कि 5 वर्ष के अंदर लगभग 1100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो गए। तो यदि 1100 ज्यादा अमेंडमेंट हो जाते हैं तो वो साफ दिखाई देता है कि इस टैक्सेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार व्यापारियों के साथ बैठे, बातचीत करे और एक ऐसा जीएसटी का सिस्टम लाया जाए जिसमें गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जीएसटी की पालना कर सके और सरकार को राजस्व की हानि ना हो, सरकार को अधिक से अधिक राजस्व मिल सके। तो हमारा निश्चित मत है कि जीएसटी का टोटल रिव्यू होना चाहिए। सर, लोन के बारे में आपने बताया, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनको लोन आसानी से नहीं मिलता, बैंक उनको लोन्स नहीं देते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसको लेके आप वित्त मंत्री जी से क्या डिमांड है या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमने हमने आज ही वित्त मंत्री जी को एक पत्र भेजा है और हमने उसमें उनसे आग्रह किया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी और एमएफआईज, वो हमारे व्यापारियों को बड़ी मात्रा में ऋण देते हैं और उनको पता है कि ऋण कैसे दिया जाता है और ऋण वापसी कैसे दी जाती है।
इसीलिए उनके मामले में हमारे यहाँ एनपीए लगभग ना के बराबर है। तो हमने आज ही वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बजट में वो एक ऐसी स्कीम की घोषणा करें जिसमें व्यापारियों को ऋण, क्योंकि बैंक व्यापारियों को ऋण देने में फेल साबित हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है, तो व्यापारियों को ऋण नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे, और बैंक उनको ऋण दे कम ब्याज पर। वो उनको ऋण दे करके उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को मजबूत करें, उनको कम ब्याज पर दे, जिससे कि वो भी व्यापारियों को कम ब्याज पर आगे लोन दे। तो मुझे लगता है कि एक आसानी से, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि एनबीएफसी और एमएफआईज को मजबूत किया जाएगा तो व्यापारियों की जो ऋण लेने की जो दिक्कत है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। आपसे आखिरी सवाल एक समअप के तौर पे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 डिमांड्स है ट्रेडर्स की जो वित्त मंत्री जी से चाहेंगे इस बजट में वो पूरा करें? देखिए, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को एक एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए जी। अब क्योंकि पिछले 5-7 वर्षों में, 10 वर्षों के अंदर व्यापार करने का तौर तरीका पूरी तरीके से बदला है, और हम पुराना जो व्यापार करने का ढर रहा था, हम उससे निकल करके हम डिजिटल युग में जा रहे हैं। जी। डिजिटल युग में जब हम जा रहे हैं तो हमें एक मौका देश के हर व्यापारी को देना चाहिए कि जो कुछ उसका पिछड़ा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं मिट्टी डाली जाए। सरकार एक एमनेस्टी स्कीम दे कि 2022 तक जो भी कुछ हो गया या 2023 तक जो भी कुछ हो गया उस पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे, लेकिन 2023 से आगे बिल्कुल तरीके से व्यापार होना चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो एक एमनेस्टी स्कीम यदि मिलती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ सरकार के राजस्व को मिलेगा, और देश के व्यापारियों को, मैं मानता हूँ व्यापारियों से गलतियां हुई होंगी, कुछ कानून ऐसे होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गलतियों की संभावना बनी रही होगी, तो क्यों ना मिलकर के एक नया अध्याय शुरू करें, पुरानी बातों को भूल जाएं और नए तरीके से शुरू करें। उसके लिए एक एमनेस्टी की घोषणा वित्त मंत्री को अपने बजट में करनी चाहिए। सर, मैं आशा करती हूँ कि ट्रेडर्स ने जो अपनी डिमांड हमारे माध्यम से रखी है, वित्त मंत्री जी इस बात को सुनेंगी और अपनी बजट में इसको शामिल करेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।